हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों का एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो, जैसा कि नाम में ही दिया हुआ है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो वीडियो है ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ क्लास 9 के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी बीच बीच में समझते चलेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उन सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। बच्चे, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में आगे। आप लोगों को अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर इधर लिविंग और नॉन लिविंग। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। या तो वो लिविंग होती हैं या फिर कैसी होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं। मतलब या तो वो जीवित होंगे या फिर मृत होंगे। फर्दर, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions। और आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे क्या करते हैं? अपने जीवन में कुछ बेसिक फंक्शंस को करते हैं। जैसे किस टाइप का बेसिक फंक्शंस को करते हैं? सबसे पहला रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से मूवमेंट करते हैं, उसी तरह से उनके भीतर डाइजेशन होता है और भी बहुत सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं अपने लाइफ में। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शंस? आप लोग कॉपी ओपन कर सकते हैं और इन सारे फंक्शंस को आप लोग लिस्ट भी इनका एक बना सकते हैं छोटा सा अपने कॉपी पे। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। देखो, हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। और वो जो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोगों का जो आई है, आई से बेटा क्या करते हैं? आई क्या करता है बताओ? आई से हम लोग क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। इन द सेम वे हम लोगों का ईयर क्या करता है? सुनने का काम करता है। हम लोगों का टंग से हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? किसी भी ऑर्गन के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, विच इज द सेल। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका नाम देंगे हम लोग सेल। क्या उसका नाम देंगे? सेल ना। आगे देखो, सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। अब देखो, जो सेल्स हैं उनका हम लोग किसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? उनका हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं ब्रिक्स के साथ, मतलब ईंट के साथ ना। यहाँ पे सेल की तुलना ईंटों के साथ की जा रही है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। देखो क्या होता है, हम लोग ब्रिक्स को असेंबल करके एक साथ मिला करके क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो, जब हम लोग ईंट को आपस में असेंबल करते हैं तो क्या बनता है? बिल्डिंग बनता है ना। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? और ठीक इसी तरह से जब हम लोग सेल्स को आपस में असेंबल करते हैं तो क्या बनता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का निर्माण होता है। सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड। ओके, चलो अब हम लोग ऊपर देखते हैं। अब हम लोगों के पास नया हेडिंग है, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले समझेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। आ रहा है समझ में? चलो देखते हैं। रॉबर्ट हुक, देखो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में, कब? 1665 में ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। देखो, जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में, इन्होंने क्या अध्ययन किया? जो कॉर्क होता है, कॉर्क के स्लाइस का मतलब कॉर्क के छोटे से टुकड़े का अपने ही द्वारा बनाए गए मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ये जो मैग्नीफाइंग डिवाइस है ना, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग डिवाइस, इसका अर्थ है माइक्रोस्कोप। क्या है?
माइक्रोस्कोप। ये मैग्नीफाइंग डिवाइस इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो जो माइक्रोस्कोप होता है ना, किसी चीज को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है, इनलार्ज करके दिखाता है, या फिर उसको क्या करके दिखाता है? मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? मैग्नीफाइंग डिवाइस यहाँ पे बोला गया है। आगे बताता है कि कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। देखो कॉर्क क्या होता है? किसी भी पेड़ का जो छाल होता है, मतलब जो बार्क होता है, उसी से कॉर्क प्राप्त किया जाता है ना। इस लाइन में यही बताया गया है। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने इसी कॉर्क के स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया? स्टडी किया। ही नोटिस्ड partitioned boxes और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। देखिए उन्होंने जब कॉर्क स्लाइस का स्टडी किया, किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में, 1665 में। तो उन्होंने कुछ इस तरह का फिगर दिखा। देखिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कुछ इस तरह का फिगर था। वो कैसा दिख रहा था? हनीकॉम्ब, मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा ना, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। और इस छत्ता में जो छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना हुआ था, बॉक्सेस बने हुए थे, उसका उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने नाम दिया सेल। क्लियर है? अब यहां तक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो, बोलता है दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब, जो कि आप लोगों को हम पहले ही समझा चुके हैं कि ये जो बक्से थे, छोटे छोटे बक्से, ये किसके जैसे दिख रहे थे? ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिख रहे थे, हनीकॉम्ब के जैसे दिख रहे थे ना। he also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। उन्होंने बताया कि जो एक बॉक्स था, एक दूसरे बॉक्स से किसके द्वारा? एक वॉल के द्वारा, एक प्रकार के दीवार के द्वारा क्या था? अलग था एक दूसरे से। ठीक है, आगे देखो। he हुक coined the term cell for each box। देखो जो हुक थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक टर्म दिया। क्या टर्म का नाम रखा? सेल। ठीक है, ये जो एक एक बक्से थे ना, उसके लिए उन्होंने एक नाम रखा, जिसका नाम क्या रखा? सेल नाम रखा। What Hook observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells। अब देखो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जो छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसे जो बॉक्स देखे ना, एक्चुअली वे क्या थे? डेड सेल्स थे, मतलब मरे हुए सेल्स थे ना, मृत सेल्स थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। देखो जो जीवित कोशिका थे ना, लिविंग सेल्स, उनके बारे में कब स्टडी किया जा सका? जब क्या हुआ? इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स कहाँ है? हम लोगों के पास अवेलेबल हो पाए ना। Very little was known about the cells for the next 150 years after Robert Hooke's observations। देखो रॉबर्ट हुक कब स्टडी किए? 1665 में, और उसके 150 साल तक भी लोगों के पास सेल के बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं था। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 150 साल, यू कैन अंडरस्टैंड कितना? 150 साल का बात चल रहा है, नोट करो। 150 साल बाद तक भी लोगों के पास सेल के बारे में बहुत अधिक नॉलेज नहीं था। आगे देखो इसमें क्या बताया गया हमारे बुक में, दिख रहा है? चलो, टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट फंक्शंस बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। देखो आज जो है, आज के समय में हम लोग सेल्स के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, हम लोगों के पास बहुत अधिक नॉलेज है किसी भी सेल के बारे में। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हमारे पास बहुत इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी वाले माइक्रोस्कोप अवेलेबल है ना। आप लोग भी जब आगे जाएंगे और साइंटिस्ट बनेंगे या फिर अलग अलग फील्ड में वर्क करना शुरू करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को इस तरह का इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप देखने के लिए मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना। इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप देखने के लिए आपको मिलेंगे, जिनका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, जैसा कि तुम लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, हेडिंग क्या है हमारे पास? द सेल। ठीक है, इसमें आगे कहता है बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। देखो जैसे कोई घर होता है ना, तो घर का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है क्या होता है? ब्रिक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे ईंटों को जोड़ करके आपस में ही तो एक घर बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से एक घर का निर्माण होता है छोटी छोटी ईंटों को जोड़ करके, इसी तरह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बॉडी का निर्माण कैसे होता है? छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट से। और वे स्ट्रक्चरल यूनिट कौन से हैं? बताओ, जल्दी से बताओ, आंसर दो। वे स्ट्रक्चरल यूनिट हैं सेल। क्या हैं? सेल हैं। सेल हैं बेटा, क्या हैं?
सेल हैं, इसीलिए तो सेल्स को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ ना। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइंस, शेप एंड साइजेस। ठीक है, देखो जो बिल्डिंग्स होते हैं ना वो किस तरह एक ही प्रकार के ईंटों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका क्या होता है, जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं उनका अलग अलग क्या होता है, शेप, साइज और डिजाइन होता है। देखते हो ना भाई, जो घर होते हैं शहर में अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, कोई छोटा होता है ना, यानी उसका डिजाइन भी अलग, शेप भी अलग और साइज भी अलग होता है। लेकिन उसमें जो ईंट लगा होता है, ईंट तो एक ही प्रकार का होता है ना। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल्स। इसी प्रकार से जो लिविंग वर्ल्ड है, जो बायोडाइवर्सिटी है, इसमें अलग अलग तरह के जीव होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक, मतलब मनुष्य भी इसमें शामिल है, उसमें पेड़ पौधे भी शामिल हैं, उसमें हाथी भी शामिल है, चींटी भी शामिल है और माइकोप्लाज्मा भी शामिल है। ठीक है, तो सब इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा, शेप साइज अलग होगा, फिर भी किस चीज से मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। ठीक है, चलो, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। आगे के लाइन में बताता है कि जो ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, यद्यपि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना स्ट्रक्चर किसका कॉम्प्लेक्स होता है, सेल का। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे जैसे आप आगे के क्लासों में जाएंगे, हायर क्लासेस में, यू विल स्टडी अबाउट सेल इन डिटेल। ठीक है, वहां पे बहुत ब्रॉड आपको पढ़ना पड़ेगा ना। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या आगे बताया गया है। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखो, जब एनसीईआरटी का जब भी तुम अध्ययन करोगे बच्चे, जब भी हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे देखो दो फोटोज हमेशा हमको दिखते हैं। ठीक है, बूझो और पहेली का, किसका, बूझो और पहेली का, उसका अलग अलग नाम दिया हुआ रहता है ना। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रही है बच्ची, अ हेन्स एग कैन बी सीन इजली, इट इज अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये पूछ रही है कि जो मुर्गी का अंडा होता है वह एक ही सेल होता है या ग्रुप्स ऑफ सेल्स होता है। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी हम लोग आगे देखते हैं। चलो, उस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हमारे पास दो क्या हैं, फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, दो डायग्राम्स हैं यहाँ पे बने हुए, आप समझेंगे इसको क्या है। देखो बाएं साइड में तुम देख रहे होगे, मेरे लेफ्ट साइड में इधर जो हाथ है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ईंट है और एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट के अरेंज होने से क्या बन रहा है, एक दीवार बन रहा है। ठीक उसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे इधर एक ओनियन पील है, मतलब प्याज के छिलके को जब माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करोगे तो ये किस टाइप का दिखेगा, कुछ इस तरह से ओनियन पील का स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें क्या है, ये जितने भी दिख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, सेल हैं। और ये किसके द्वारा देख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये सेल हैं। ठीक है, यही यहाँ पे दिखाया गया है, ब्रिक वॉल एंड ओनियन पील। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या पूछी थी वो जो लड़की थी, उसने अभी कुछ क्वेश्चन उसके द्वारा पूछा गया था। अभी अब हम लोग उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर लेंगे ना, उस क्वेश्चन का आंसर लेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं, बोर्ड पे आप लोग देखिए, द एग ऑफ अ हेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। जो मुर्गी का एक अंडा है ना, वो सिंगल सेल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। और इसको हम लोग, इतना बड़ा होता है मुर्गी का अंडा कि इसको हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अरे बात समझ में, क्योंकि सेल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। नो, ये हमेशा सही नहीं है ना, मुर्गी के अंडे को आप लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं अनएडेड आई से। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसमें। देखो बच्चे, सबको दिख रहा है, सारे लोग कंफर्टेबल हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखेंगे, कहता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल्स, नंबर्स, शेप एंड साइज। देखो जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, मतलब क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं आपके आसपास जो भी पाए जाते हैं, आम, नीम, इमली, महुआ, कुछ भी, ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल। तो उनका सेल क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। उनमें क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल भी अलग अलग होते हैं। कोई तो एक सेल का बना होता है, कोई एक सेल का, जैसे अमीबा, और कोई कोई एनिमल कैसे बना होता है, मल्टी सेलुलर होता है ना, उसका शरीर में अरबों खरबों सेल होते हैं। ठीक है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स होते हैं ना प्रेजेंट। और इसका शेप के बारे में बात चल रहा है, कैसा, उसका शेप भी अलग अलग हो सकता है कोई इलोंगेटेड हो, कोई क्या हो, हॉर्सशू शेप्ड हो,
हो सकता है ना ऐसा, कोई कैसा रेटिकुलेट हो सकता है कोई सिलेंड्रिकल हो सकता है कोई स्फेरिकल हो सकता है कोई डिस्क्वायर्ड हो। तो इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके साइज के भी आगे चर्चा करेंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब जो बुक में दिया गया है हम लोग एक एक लाइन लेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे क्या कहता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। एक प्रश्न यहां पे किया गया है, देयर इज अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं और लिविंग सेल के बारे में कैसे ऑब्जर्व करते हैं। बताओ, तुम लोगों को तो पता है ना बेटा, बताओ कैसे ऑब्जर्व करते हैं। मैं बता देता हूं। देखो, माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। अभी तक तो हम लोग यही चर्चा करते आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रही है ना। चलो आगे देखते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप बीच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। क्या करते हैं साइंटिस्ट, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं किसी भी सेल के स्टडी के लिए। क्यों इसका उपयोग किया जाता है, एक आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम लोग माइक्रोस्कोप का ही क्यों प्रयोग करते हैं किसी सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। मैग्नीफाई करने का अर्थ क्या हुआ हिंदी में, मैग्नीफाई करने का अर्थ है उसको इनलार्ज करके, बड़ा करके दिखाता है ना। कोई छोटा चीज है उसको, टाइम चीज को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। स्टेन्स, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, डाइज ना, इसका अर्थ होता है रंजक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रंजक, मतलब रंगने वाला। जैसे मेरा देखो ये शर्ट दिख रहा है, शर्ट का कुछ कलर है ना अपना, कोई कलर है, तो ये कलर किसके कारण है, डाइज के कारण, ठीक है, मतलब इसको किसी चीज से रंगा गया है। तो कहता है कि डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। देखो जो सेल है, सेल के बारे में स्टडी करने के लिए, या सेल के भीतर जो क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, या फिर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के स्टडी के लिए अलग अलग तरह के डाइज का उपयोग किया जाता है। किसमें, बायोलॉजी में ना। और इसके बारे में अभी हम लोग आगे भी कुछ चर्चा करेंगे। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तुम लोगों को बच्चे पता होगा कि हमारे आसपास या इस पृथ्वी पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, बहुत ज्यादा ना, मतलब लाखों करोड़ों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज। इनका क्या होता है, आकार और आकृति अलग अलग प्रकार का होता है। देयर ऑर्गन्स आर वेरी इन शेप्स, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका, उनमें जो सेल होता है उनका शेप साइज भी क्या करता है, वेरी करता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। चलो कुछ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखो, आप लोगों को दिख रहा है, यहां पे देखेंगे स्क्रीन पे क्या है हम लोगों का हेडिंग, नंबर ऑफ सेल्स। क्या है हमारे पास हेडिंग, नंबर ऑफ सेल्स ना, दिख पा रहा है आप लोगों को। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। अच्छा, अब यहां पे एक प्रश्न किया गया है कि क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एक जो हाथी होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, देख रहे हो ना, उस बड़े हाथी में नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, अंदाजा लगाइए आप लोग। तब तक हम लोग आगे चर्चा करते हैं। द नंबर ऑफ, क्या कहता है, द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। और यह संख्या कितने में होती है, या तो बिलियंस में होती है या फिर किसमें, ट्रिलियंस में होती है। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब देखो हम लोगों के शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, आ रही बात समझ में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेज। और उनका शेप और साइज भी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अब देखो एक यहां पे वर्ड आ रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स। किसका बात चल रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है पता है आपको, टिश्यूज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिश्यूज बोला जाता है। तो जो सेल होते हैं वो ग्रुप में ला करके टिश्यू का निर्माण करते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ना। आ रही बात समझ में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे दिख रहा है एक पट्टी, इसमें दिया गया है ए बिलियन इज अ थाउजेंड। क्या कह रहा है, अ बिलियन इज अ थाउजेंड मिलियन, मतलब 1000 मिलियन को किसके बराबर कहा गया है, 1 बिलियन के बराबर बताया गया है। और ट्रिलियन इज अ 1000 बिलियन, और 1 ट्रिलियन कितना होता है, 1000 बिलियन के बराबर होता है ना। इसको आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे हमेशा याद रखेंगे। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं।
ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। देखो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यहां पे देखो दो वर्ड के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? मल्टीसेलुलर का निर्माण हुआ है। पहला है मल्टी। मल्टी मीन्स क्या होता है? मल्टी मीन्स होता है मैनी। मल्टी मीन्स क्या होता है? मैनी होता है। एंड सेलुलर, क्या लिखा हुआ है? सेलुलर। सेलुलर मतलब सेल ना, मतलब जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना। नोट कीजिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसका आंसर तुरंत से बोल देना है कि ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना। चलो आगे देखो, कहता है कि द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं कि जो छोटे छोटे साइज के, छोटे कद के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या मतलब सेल की संख्या क्या होती है? कम होती है, लेकिन उनके जो फंक्शनिंग है, उनके जो काम करने के तरीके हैं उस पर उससे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है ना। यू विल बी surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell which is the fertilized egg। देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जिनके शरीर में 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन सेल भी पाया जाएगा, उनके जीवन की जो जर्नी है मतलब शुरुआत है वो सिंगल सेल से ही होती है। और उस सिंगल सेल को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइज्ड एग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइज्ड एग बोला जाता है। आगे देखो, कहता है कि द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स ना। कहता है कि देखो जो एक सिंगल सेल है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो फर्टिलाइज्ड एग है, इसमें जब क्या होगा? आगे डेवलपमेंट होगा तो एक सेल से ये क्या होगा? डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। कितना सेल बनाएगा? 2 सेल। फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, और इस तरह से ये क्या होगा? बढ़ते बढ़ते हमारे जैसे जिस बॉडी का निर्माण करेगा जिसमें कितने मिलियन या ट्रिलियन सेल्स होते हैं ना। आगे देखो, लुक एट फिगर 8.3a एंड b, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। देखो यहाँ पे 2 फिगर का बात कर रहा है, एक का बात कर रहा है 8.3a। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे किसका बात चल रहा है? 8.3a। पहला जो फिगर है ये किसका फिगर है? अमीबा का बच्चे। किसका फिगर है? अमीबा का। जो अमीबा होता है ना वो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसका जो बॉडी बना होता है एक ही सेल का बना होता है। और दूसरा जो हमारे पास ये फिगर है ना, ये जो दूसरा वाला फिगर है, ये दूसरा वाला फिगर किस चीज का है? दूसरा फिगर देखो हमारा है पैरामीशियम का। किसका? पैरामीशियम का ना। और जो ये पहला फिगर है ये किसका फिगर है? दिस इज द डायग्राम ऑफ फिगर ऑफ अमीबा ना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। चलो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, मतलब ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल से मतलब एक ही सेल से मिलके बने हुए हैं। अब कहता है कि द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मीन्स होता है एक। देखो साइंस में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, गिनती के लिए, जैसे यूनि, डाई, ट्राई, टेट्रा, अरे बात समझ में, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, नोना, डेका, इस तरह से ना। तो यूनि यहां पे किसके लिए यूज हो रहा है? एक के लिए। डाई यूज होता है 2 के लिए, ट्राई किसके लिए? 3 के लिए, और टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। तो यहां पे जिस सेल का चर्चा चल रहा है यूनिसेलुलर का चर्चा चल रहा है। यूनि मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल। समझ में आ रहा है सारे बच्चे? मेरे प्यारे बच्चे हो, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा पॉज कर लेना, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद देखो मैं जो समझा रहा हूं एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज को पढ़ लेना है अच्छे से, कुछ भी स्किप नहीं करना है ना, कोई भी पॉइंट इसका स्किप नहीं करेंगे, और इतने अच्छे से याद करेंगे कि साइंस में फुल मार्क्स है, ठीक है। साइंस में आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए ना, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, थकना नहीं है, ठीक है, और पूरा एनर्जी बना के रखना है, एकदम फुल एनर्जी में पढ़ना है ना। चलो आगे देखो। हाँ, तो हम लोग आगे चर्चा कर रहे थे कि a single celled organism performs
ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म। देखो यहां कहने का क्या तात्पर्य है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है ना वो भी उन सारे कार्यों को कर सकता है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कर सकते हैं। अरे बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। जो अमीबा होता है ना, अभी आप लोगों को मैं अमीबा का चित्र दिखाया था ना, कुछ इस तरह का होता है। इसका इरेगुलर शेप होता है और अमीबा का शेप हमेशा बदलते रहता है। तो किताब में अगर कोई एक शेप बना करके आपको दे दिया है, उसका कोई फोटोग्राफ दिया हुआ है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा मन वैसा टेढ़ा मेढ़ा उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जो अमीबा होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और जैसे ही इसके अगल बगल में कोई भोजन का टुकड़ा आता है ना, खाना आता है, तो उसको क्या करता है? इसके पास क्या होते हैं बताइए? स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है? स्यूडोपोडिया के माध्यम से क्या करता है? उसको कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है ना, जल्दी से पकड़ लेता है। अब चलो आगे देखो क्या लिखता है। आगे लिखता है कि अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स परफॉर्म। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस। कहता है कि देखो जो सिंगल सेल्ड अमीबा है ना, इसके भीतर एक ही सेल में सारे फंक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ये रिस्पायर भी उसी से करता है, ये डाइजेशन भी उसी से करता है, अरे बात समझ में, एक्सक्रीशन भी उसी से करता है, और भी जितने भी क्या हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उसी के द्वारा, एक ही सेल के द्वारा वो परफॉर्म करता है ना, उसको पूरा करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। अब देखो जिन जिन कार्यों का मैंने अभी नाम लिया, चर्चा किया ना, दिख रहा है यहाँ पे जितने सारे कार्यों का मैंने चर्चा किया, किसका? डाइजेशन का, डाइजेशन ऑफ फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो, ठीक है, एंड रिप्रोड्यूसेज। ये सारे काम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा भी किए जाते हैं। कैसे कैसे किए जाते हैं? अंदाजा लगाओ। उनके पास ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं, और ग्रुप्स ऑफ सेल को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ग्रुप्स ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? अरे मैं तो पहले ही बताया था, उसको बोलते हैं हम लोग टिश्यूज। क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो इसी टिश्यूज के द्वारा उन सारे कार्यों को परफॉर्म किया जाता है। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गेन। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली है, ठीक है? यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली है, इन बातों को हम लोग समझेंगे थोड़ा सा ना। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो हम लोग देखेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है? चलो देखो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है? कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो सेल है, जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। किसका निर्माण करते हैं? टिश्यूज का निर्माण करते हैं, ठीक है? और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गेन का। किसका? ऑर्गेन्स का। और ऑर्गेन्स आपस में मिलते हैं तो किसका? ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से आपस में मिलेंगे तो किसका? होल बॉडी का निर्माण करते हैं। पीछे के क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिकॉल करवा दिया आपको ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो यहां पे लिखा हुआ है कि टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गेन्स, ठीक है? जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी धीरे धीरे हम लोग रिकॉल करते जाएंगे ताकि और अच्छे से हम लोगों को समझ में आ सके। अब हमारे पास एक एक्टिविटी दिया गया है, वी हैव एन एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी 8.1 दिया गया है। द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। देखो अब यहाँ पे तो अभी परमानेंट स्लाइड मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बता सकता हूं। जब भी आप अपने स्कूल में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे एक साइंस के लिए लैब होगा, ठीक है? और उस लैब में जाएंगे और वहां के लैब असिस्टेंट होते हैं ना, बड़ा स्कूल होता है तो। और अगर छोटा स्कूल होगा तब भी कोई बात नहीं है। छोटे स्कूल में जो साइंस के टीचर होते हैं उनसे आप जाकर के बोलेंगे कि सर मेरे को आप अमीबा का, किसका? अमीबा का और पैरामीशियम का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनका परमानेंट स्लाइड दिखाइए। स्लाइड कैसा होता है? तुम सोच रहा होगा ना स्लाइड कैसा होता है। देखो जब भी हम लोग कहाँ जाते हैं बेटा, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। कब? जब हम लोग बीमार रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपने ब्लड को देते हैं ना टेस्ट करने के लिए। तो क्या करता है टेस्ट करने वाला? उसको लेता है और एक छोटे से किसका? शीशा का बना हुआ ना
स्लाइड पे हमारे ब्लड को ले लेता है। तो उसी प्रकार का स्लाइड होता है, और उसी स्लाइड पे किसका, अमीबा का और पैरामीशियम का क्या होता है, परमानेंट स्लाइड बना करके और स्कूल में रखा हुआ रहता है बच्चों की स्टडी के लिए, ठीक है। तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके आप उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। टीचर्स जब खाली टाइम में होते हैं तो इस तरह का स्लाइड को बना करके रख लेते हैं, या फिर बच्चों को भी इस प्रकार का स्लाइड बनाने के लिए वे प्रेरित करते हैं या बताते हैं, सिखाते हैं। तो आप लोग इस तरह का परमानेंट स्लाइड बनाना भी सीख सकते हैं ना अंडर माइक्रोस्कोप। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट pond water and show these organisms by preparing the slides। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि टीचर भी आप लोगों को बता सकते हैं क्या, कि उनके आसपास कोई भी तालाब होगा ना, तो तालाब में जाकर के क्या करेंगे, वहां से पानी ले आएंगे, ठीक है, वहां से पानी ले आएंगे, और उसका एक बूंद पानी को जब हम लोग, गंदा पानी होता है ना, उसको जब टपकाएंगे और उसका फिर क्या करेंगे, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा उसको स्टेन करके और उसका परमानेंट स्लाइड बना करके रख लेंगे, और उस स्लाइड को फिर हम लोग फर्दर स्टडी के लिए यूज करेंगे ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कहता है। शेप्स ऑफ सेल्स, क्या है, शेप्स ऑफ सेल्स कहता है, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, थोड़ा सा और वाइड कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख सके ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है यहाँ पे। शेप्स ऑफ सेल्स, चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, रेफर्स टू फिगर 8.3a, ठीक है। एक हमारे पास फिगर है 8.3a, अभी इसको देखते हैं इसमें क्या है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर, ठीक है। जो फिगर में पहले मैंने अमीबा का भी फिगर पहले डिस्कशन किया है आप लोगों से, उसमें बोलता है कि आप लोग अमीबा की फिगर को कैसे डिफाइन करेंगे। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। देखो जो अमीबा का शेप है ना, अमीबा का शेप ये कैसा होता है, इरेगुलर होता है। कैसा होता है, इरेगुलर होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे अमीबा का ना, देखो मैंने एक अमीबा का फिगर ड्रॉ कर लिया। देखो मैंने जो पहले आप लोगों को बताया था अमीबा का, उसमें शेप कैसा था, बताओ कैसा था अमीबा का शेप। अमीबा का शेप दूसरे तरह का था, यहाँ पे भी दूसरे तरह का है। तो एक तो अमीबा का शेप चेंज होते रहता है ना, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। और अमीबा का शेप कैसा होता है, इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के जैसा। जैसे तुम्हारा शेप फिक्स है ना, तुम्हारा भी शेप बदलते रहता है, फिक्स है, ठीक है। तो अमीबा का शेप लेकिन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, अमीबा का जो है ना हमेशा शेप बदलते रहता है बेटा, समझ में आ रहा है। चलो अमीबा का हमेशा शेप बदलते रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, इसमें एक चीज देखना है। देखो इसमें हम लोगों को एक चीज समझना है, जैसे जब हम लोग अमीबा का एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ये देखो इसमें दो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तुमको दिख रहा है बाहर आता हुआ, कह रहा है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स, प्रोट्रूडिंग क्या है वर्ड, ये वर्ड देख रहे हो, आउट ऑफ इट्स बॉडी, देख रहे हो ना, दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इससे क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है ना। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल में, ठीक है, डिटेल में भी थोड़ा समझते हैं। These are called pseudopodia, pseudo means false, pseudo means क्या होता है, false ना, नकली, आ रही है बात समझ में, false, podia, what is given here, पोडिया ना, पोडिया दिया हुआ है, पोडिया का अर्थ क्या होता है, फीट, आ रही बात समझ में, मतलब फॉल्स, नकली पैर, नकली ना, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कूटपाद। कैसा पाद, पाद मतलब होता है पैर, कूट मतलब नकली। एज यू लर्नड इन क्लास 7, और इसके बारे में तो आपने क्लास 7 में ही पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दिया। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव आवर फीट्स। देखो जो अमीबा है ना, अमीबा के जो बॉडी में प्रोजेक्शन से निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ये क्या होता है, जब अमीबा में मूवमेंट होता है या फिर क्या होता है, वो किसी फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं, तो ये प्रोजेक्शन बदलते रहता है। क्या होता है, बदलते रहता है ना, ये प्रोजेक्शन हमेशा बदलते रहता है। क्लियर है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। देखो हमारे पास फिर से लड़की आ गई। अब ये क्या कह रही है, व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। अब इस प्रश्न का उत्तर अभी आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे ना, अभी इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे तुरंत से। आप लोगों को अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो अब अभी जो प्रश्न हम लोग लिए थे कि जो अमीबा का शेप जो है वो चेंज होते रहता है, उसका क्या एडवांटेज है ना, उससे क्या लाभ होता है उसको। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। जैसा कि हम लोग पहले ही बोल दिए हैं कि जब भी मूवमेंट होगा किसी भी अमीबा में, या फिर क्या होगा, जब मूवमेंट होगा या फिर किसी फूड पार्टिकल्स को जब वो कैप्चर करेंगे अमीबा, तो क्या होगा, उनमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा ना, स्यूडोपोडिया बनेंगे और वे खत्म होंगे, ठीक है, विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। ये जो स्यूडोपोडिया बनते और खत्म होते रहते हैं, इससे उनको फायदा होता है किस चीज में, शेप जो चेंज होता है इससे किस चीज में फायदा होता है, उनके मूवमेंट में यह मदद करता है, और दूसरा किस चीज में, भोजन को पकड़ने में मदद करता है ना। A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape। अब देखो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, अमीबा के बारे में पढ़ रहे थे कि अमीबा में हमेशा शेप बदलते रहता है उसके स्यूडोपोडिया के कारण, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में भी, हम लोगों के शरीर में भी एक सेल पाया जाता है और उसका नाम है WBC। क्या नाम है, WBC ना। WBC जो है हमारे पास WBC है, ठीक है। ये WBC भी क्या होता है, सिंगल सेल्ड है ना, इसमें एक ही सेल है, सिंगल सेल्ड है, और इस ये जो है अपना शेप हमेशा चेंज करते रहता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देखो यहां पे दो बातें हैं, WBC एक कोशिका है, एक सेल है, लेकिन जो अमीबा है वो उसमें भी एक ही कोशिका है, लेकिन वो फुल फ्लेज्ड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन WBC फुल फ्लेज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो हमारे शरीर का सिर्फ एक प्रकार का कोशिका है ना। चलो आगे चलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अभी हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हमारी जो बॉडी है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है, ठीक ना। चलो देखो स्क्रीन एडजस्ट हो गया है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आइए, व्हाट शेप्स वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल्स। फिगर 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve। देखो जब आगे के फिगर में अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे तीन तरह का सेल आपको दिखाई पड़ेगा। पहला ब्लड, मसल और नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, किसका, मनुष्य के शरीर में, ठीक है। कितने तरह का, तीन तरह का सेल का बात चल रहा है। थोड़ा इसका फिगर आपको दिखा देते हैं पहले, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में समझने में सहूलियत हो। देखो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह का सेल है बेटा, दिख रहा है आप लोगों को, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है हमारे पास। एक तो गोला वाला है, एक इस टाइप का है और एक इस टाइप का सेल है। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी मैं इस पे कुछ भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको ना, इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए बच्चों का, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों का इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। चलो अब देखो क्या होता है। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। देखो हम लोगों के बॉडी में जो है ना अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहला तो है नर्व सेल्स, ये तो बात समझ में आ रही है। दूसरा है क्या, रेड ब्लड सेल्स RBC। तीसरा है WBC। उसी तरह से है मसल सेल्स, ठीक है, हमारे मसल्स में मसल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स जितने भी मैं नाम ले रहा हूं ना, जितने सारे सेल्स का, इनका शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। और ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्या कहता है कि जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। सेल्स कैसा हो सकता है, या तो राउंड होगा, राउंड मतलब गोला गोला राउंड होगा, जैसे अभी नीचे मैंने दिखाया था ना, इस टाइप का राउंड शेप कौन सा सेल होगा, RBC होता है। क्या होता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स। अरे ये बात समझ में, या तो राउंड होंगे या नहीं तो फिर स्फेरिकल होंगे, अरे ये बात समझ में, गोले के जैसा, और या नहीं तो फिर कैसा होंगे, इलोंगेटेड होंगे, लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड। अब देखो जो कुछ सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, और कैसे, उन
पॉइंटेड होते हैं, मतलब वो नुकीले होते हैं ना, लंबे तो होंगे ही, इस प्रकार से वो लंबे होंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा मुंह के पास कैसे होंगे, अपने माउथ के पास थोड़ा सा पॉइंटेड होंगे। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं नीचे, ठीक है, फोटो में आप लोग देखेंगे तो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे ना। एट बोथ एंड्स दे exhibit a spindle shape. Figure 8.4b cells sometimes are quite long, some are branched like the nerve cells or the neuron. Figure 8.4c the nerve cells receives and transfers messages thereby. अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है सबको। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, राउंड शेप्ड हमारे पास देखिए, सबसे पहले फिगर पे हम लोग आते हैं। जो पहला फिगर है किस चीज का है, ये रेड ब्लड सेल का फिगर है। ये वाला जो फिगर है, ये जो तीनों फिगर आपको दिख रहा होगा, ये किसका फिगर है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का फिगर है। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना, ध्यान में रखिएगा। आरबीसी कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, जो आरबीसी है, अब थोड़ा मैं आरबीसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। क्या होता है ना, हम लोग जो सांस लेते हैं ना, अरे बात समझ में, रिस्पिरेशन जो करते हैं, तो रिस्पिरेशन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को अपने लंग में ले जाते हैं। और लंग्स में क्या होता है, ये जो आरबीसी, ब्लड के आरबीसी है ना, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ। आ रही है बात समझ में। और क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड। इसलिए तो इसको रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कैसा इसका शेप है ये भी समझ में आ गया। चलो अब हमारे पास जो सेकेंड फिगर है, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं बच्चे। ठीक है, इसका मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। दिस इज योर सेकेंड फिगर, दैट इज बी ना। ये कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, मसल सेल्स देख रहे हैं, ये थोड़ा सा लंबा है, लंबा ना, हरी बात समझ में, स्पिंडल की तरह। और इसका देखिए दोनों जो पॉइंट है, पॉइंट जो है लास्ट वाला, वो कैसा है, पॉइंटेड है। मतलब जो एंड है, इधर का जो एंड पॉइंट है और इधर का जो एंड पॉइंट है, ये कैसा है, थोड़ा सा पॉइंटेड है ना। हरी बात समझ में। अब चलिए, मसल सेल्स क्या काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के बॉडी के मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के। अब हमारे पास देखिए एक लास्ट है, लास्ट बचा हुआ है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए अब बात चल रही है इसकी, किसकी, इसकी बात चल रही है। ये कौन सा सेल है, दिस इज नर्व सेल ना। ये कौन सा सेल है, नर्व सेल है। ये कैसा होता है नर्व सेल भाई, ये नर्व सेल कैसा होता है, तो ये कहता है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। सबसे पहला नंबर तो लॉन्ग होगा, मतलब कैसा होता है, लंबा होता है। और दूसरा क्या होता है, ब्रांच। देखो इसमें देख रहे हो ना, छोटे छोटे से ब्रांच निकले हुए हैं, तो लॉन्ग होगा और क्या होगा, ब्रांच्ड होता है ना। नर्व सेल का क्या फंक्शन है, नर्व सेल इंफॉर्मेशन को या मैसेज को बॉडी में एक जगह से कैरी करके दूसरे जगह पे पहुंचाता है, तो ये इसका फंक्शन है। तीनों सेल के बारे में अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं ना बातों को। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं और बातों को समझने का कोशिश करता हूं। स्क्रीन एडजस्ट है, आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी 2 फिगर देखे। ठीक है, उसमें फिगर में क्या क्या था, एक था आरबीसी मेरे पास, एक था क्या बताओ, क्या था, मसल सेल था, और तीसरा मेरे पास क्या था, नर्व सेल था। तो नर्व सेल के बारे में मैंने पहले ही चर्चा किया कि नर्व सेल क्या करते हैं, बॉडी में मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से कैरी करके क्या करते हैं, दूसरे जगह लाने ले जाने का काम करते हैं। उसी के बारे में आगे यहाँ पे चर्चा किया गया है। हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक नर्व सेल्स कैरी करके क्या करते हैं, पूरे बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। आगे देखो, कहते हैं कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। ठीक है, कहता है कि क्या आप लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल का कौन सा पार्ट है जो उसको क्या प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है। क्या करता है, शेप। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। देखो जो सेल के भीतर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, यहां पे ये सब क्या होते हैं, एक
झिल्ली के जैसी संरचना के भीतर, मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के भीतर जितने भी भीतर के क्या होते हैं कंपोनेंट्स रहते हैं, इनक्लोज्ड रहते हैं ना, बंद रहते हैं, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन की तरह की जो संरचना होती है, जो मेम्ब्रेन की तरह की संरचना होती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आगे पढ़ते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यही जो मेम्ब्रेन है ये प्लांट और एनिमल दोनों के सेल को क्या देता है, शेप प्रोवाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ना। कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। और ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को, जिस मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात सबको। जो प्लांट या एनिमल सेल है, जो उसके भीतर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसको बांध करके रखता है बाहर से, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन आगे समझना, आगे बोलता है कि जो प्लांट का सेल है, उसमें सेल वॉल नाम का एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है। किसका बात चल रहा है अब, सेल वॉल का बात चल रहा है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग। ये क्या होगा, जो प्लांट का सेल होगा उसमें एक और एडिशनल कवरिंग होगा ऊपर से, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं ना, सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर है। एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। क्लियर है यहां तक। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। क्या करता है, ये जो सेल वॉल ऊपर से होता है ना, ये प्लांट के सेल को क्या देता है, शेप भी देता है और साथ में उसको रिजिडिटी भी देता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी देता है ना। क्लियर है। खिंचाव किसी तरह का तनाव होता है तो उसमें भी उसको क्या करता है, मदद करता है लड़ने में, ठीक है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। देखो प्लांट सेल के पास तो एक सेल वॉल होता ही है बेटा, साथ में जो क्या होता है, बैक्टीरिया के भी जो सेल होते हैं ना, देखो थोड़ा सा, प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल होता ही है, साथ में जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, देखो बैक्टीरिया का एक सेल मैंने ड्रॉ कर दिया है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर भी एक एडिशनल कवरिंग होता है। इस कवरिंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं ना। क्लियर है। किसके अलावा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा ऊपर से एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। चलो अब हम लोग आते हैं और आगे समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ना, और इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, और आपके जो एग्जाम होते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन जो होते हैं, उनमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख सके अच्छे से। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए आइए। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर। देखो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जो साइज होता है ना सेल का, वो इतना छोटा हो सकता है, जैसे 1 मीटर मान लो कि इतना छोटा है मेरे पास, मान लो इतना छोटा 1 मीटर है, लगभग मान लो 3 फीट, ठीक है। तो इसको जब हम लोग मिलियंथ, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, मिलियंथ पार्ट्स में बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, तो जो एक टुकड़ा उसमें से होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखो आगे लिखा है कि मिलियंथ ऑफ द मीटर, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोमीटर और माइक्रोन। आ रही बात समझ में। मतलब 1 मीटर को जब 1 मिलियंथ छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं तो उसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो किसके बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है या फिर माइक्रोन के बराबर होता है ना। और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। देखो एक तरफ तो सेल कितना, 1 मीटर के कितने मिलियंथ भाग के बराबर होगा, और दूसरी तरफ वही सेल किसके बराबर होता है, कुछ सेंटीमीटर तक बड़ा भी हो सकता है। शुतुरमुर्ग का जैसे अंडा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। एक छोटे अंडे को आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर बड़ा होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। देखो
यद्यपि जो क्या है, ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उनका स्टडी हमको किससे करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप से करना पड़ता है, इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। उनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप। ठीक है, उनको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप की सहायता से वो जो छोटे सेल हैं, टाइनी सेल्स हैं, उनको हमको क्या करके मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट सेल इज, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो सबसे छोटा सेल होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, और किसमें, बैक्टीरिया में इस प्रकार के सेल होते हैं। अब आगे देखो, इसमें बताया गया है मेरे बच्चों, क्या दिया गया है इसको देखेंगे आप। ठीक है, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ा सेल होता है ना, वो क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और उसका साइज कितना होता है, 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा समझते हैं। हमारे पास एक एक्टिविटी है 8.2, बॉयल अ हेन्स एग। सबसे पहले क्या करता है, जो मुर्गी का अंडा है उसको हम लोगों को क्या कर लेना है, उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। ठीक है, रिमूव द सेल, और उसके ऊपर में जो व्हाइट भाग होता है, व्हाइट पार्ट होता है। देखो, जब हम लोग अंडे को उबालते हैं ना, तो उस क्या होता है, थोड़ा सा अंडा का ऊपर वाला जो कवर है उसको जब तोड़ोगे तो भीतर जो व्हाइट कलर का भाग रहता है वो क्या होता है, बहुत मुलायम रहता है, लेकिन वो हार्ड हो जाता है। क्या होता है, हार्ड हो जाता है ना। कहता है कि अ व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। इसको थोड़ा सा समझेंगे आप लोग क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं। देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास एक अंडा है, दिस इज एन एग। ठीक है, और इस एग में बीच में देखोगे, बीच में सबसे पहले अंडा का ऊपर वाला व्हाइट कलर का कवरिंग है। व्हाइट कलर के कवरिंग के बाद जो हार्ड होता है, जो सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद एक पार्ट होता है फिर व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का, और बीच में क्या होता है, बीच में येलोविश पार्ट होता है ना। बीच में किस कलर का पार्ट होता है, येलोविश पार्ट होता है, थोड़ा पीला कलर का पार्ट होता है। क्लियर है, यहां सब लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा येलोविश पार्ट होता है। यहां तक क्लियर है। कहता है कि देखो, पहले समझोगे यहां पे, उसके बाद आगे ना देखो क्या कहना चाहता है। दिख रहा है आप लोगों को अब अच्छे से। अब इधर हम लोग फिगर में भी समझेंगे और साथ ही साथ यहां पढ़ेंगे भी। ठीक ना, देखो कहता है अ व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलोविश पार्ट, व्हाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये जो व्हाइट मटेरियल है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक। विच सोलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। क्या होता है, ये जो एल्ब्यूमिन है, जब हम लोग क्या करते हैं, अंडे को जब बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोलिडिफाइज हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है, क्या होता है बोलो, गर्म करने के बाद सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना। इसी को तो हम लोग खाते हैं, जो अंडा खाने वाले जो मांसाहारी लोग हैं, क्या नॉन वेजिटेरियंस जो हैं, वो इसी को खाते हैं ना, ऑन बॉइलिंग। द येलो पार्ट, और जो बीच का जर्दी है, जो पीला कलर वाला भाग है, द येलो पार्ट इज योक। और देखो ये जो बीच में जो पीला कलर का भाग है ना, अंडे के बीच में, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। देखिए ये जो अंडे के बीच में मैंने पीले कलर का भाग बनाया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो पॉज करेंगे या फिर से वीडियो को चला करके एक बार देख लेंगे ना। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारा वीडियो अभी लाने वाले हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, और कभी भी वीडियो ना अंत तक देखोगे, क्योंकि वीडियो के बीच में सारा चीज होता है भाई। किसी भी बुक को उसके कवर से जज थोड़े ही कर सकते हैं जब तक उस बुक को नहीं पढ़ेंगे। ठीक ना, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखना है, सारी बातें एक एक टॉपिक वाइज मैं क्लियर करूंगा। चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है ना। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट। एक क्वेश्चन पूछ रही है यहाँ पे, ये पहेली नाम की जो लड़की है, ये क्या पूछ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। क्या पूछ रही है, आर द सेल्स इन एन एलिफेंट, क्या जो हाथी के जो सेल हैं
वो चूहे के सेल से बड़े होते हैं। अब इस बच्ची को ऐसा लग रहा है कि हाथी का साइज बहुत बड़ा होता है, तो जो चूहा है चूहे के सेल का भी साइज क्या होता होगा, बड़ा होता होगा, ऐसा ही लग रहा है ना, इसलिए तो ये प्रश्न पूछ रही है। इसका आंसर अभी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, क्या आंसर बोल रहा है इस बात को अभी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखो कहता है कि द साइज ऑफ द सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, जो एनिमल का और प्लांट का जो बॉडी है उसका जो साइज है उससे उसके सेल के साइज का कोई लेना देना नहीं होता है। अरे बात समझ में, इसलिए चूहे का साइज अगर छोटा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके सेल का साइज बहुत छोटा होगा, टाइनी होगा, और जो एलिफेंट है, एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है तो उसका सेल बहुत बड़ा बड़ा रहता होगा, ऐसी बात नहीं है। इस लाइन से आप लोगों को समझ में अच्छे से ये बात आ गया होगा। कहता है कि यहां तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन, अब हम लोग आगे देखेंगे बेटा क्या कहता है ना, क्या कहता है, अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा आगे समझने का कोशिश करते हैं। सबको दिखाई दे रहा है, चलो आओ समझते हैं क्या कहता है आगे ना, कि द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। ठीक है, जो सेल है एलिफेंट का और रैट का, यद्यपि एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा होता है रैट के अपेक्षा, फिर भी उनके सेल जो हैं वो क्या होते हैं, सेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का जो साइज है वो उसके फंक्शन पे निर्भर करता है ना, कि वो किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में अभी मैं तुमको 3-4 तरह का सेल के बारे में पढ़ाया ना, हमारे पास आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी है, हमारे पास नर्व सेल्स हैं, हमारे पास मसल सेल्स हैं। तो इन सब का साइज जो है सो अलग अलग होता है, लेकिन ये साइज अलग अलग किस आधार पे होता है, इनके फंक्शंस के आधार पे होता है। तो अलग अलग जो जीव हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं और उनका साइज अलग अलग होता है, लेकिन कैसे, उनके फंक्शन के आधार पे, ना कि जंतु कैसा है इसके आधार पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट, देखो जो एलिफेंट में जो नर्व सेल पाया जाता है एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, दोनों में, या तो जो हाथी में सेल हैं और जो रैट में नर्व सेल हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। आ रही है बात समझ में, लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और ये दोनों एक ही तरह के कार्य को करते हैं। सबसे बड़ा बात है ये दोनों एक ही तरह के कार्य को करते हैं, दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेजेज, और ये क्या कार्य करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। आ रही बात समझ में, चलो बोर्ड पे देखो। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। हम लोगों के पास हेडिंग क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों नींद तो नहीं आ रही है ना, चलो पूरे एनर्जी के साथ पढ़ना है, एनर्जी बनाए रखना है। मैं नहीं थका हूं, आप लोगों को भी नहीं थकना है। ठीक है, लिखते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक ना। और जो बातें आप लोगों को समझ में ना आए, जो बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में ना आए, कमेंट करके जरूर पूछेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। और इसका पीडीएफ तो मैं दे दिया हूं, इसका पीडीएफ भी बना हुआ है, नीचे लिंक में डाला हुआ है। ठीक है, कोई बात अगर ना समझ में आए उसको पढ़ना है और फिर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो देखो शेयर भी करते जाना है साथ में, शेयर करने के लिए नहीं भूलेंगे। चलो देखो क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा हेडिंग है ना। यू हैव लर्न दैट, आप लोग पढ़ चुके हैं, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गेन्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके भीतर बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गेन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स से मिलकर बना होता है। ईच ऑर्गेन इन सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, और जो अलग अलग तरह के ऑर्गेन्स है जिससे मिलकर के कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है वो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ना। सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो जो अलग अलग है ऑर्गेन वो क्या करता है, कुछ तो क्या करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कुछ किस चीज में हेल्प करते हैं, एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं, कुछ डाइजेशन में, कुछ एसिमिलेशन में, और किस चीज में, कुछ एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। चूंकि अभी मैं यहाँ पे डाइजेशन तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इसलिए इस पे डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सेल को ही फोकस में रखेंगे ना, नहीं तो फिर क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे कि सर मैं तो थक गया, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में उसको नहीं पढ़ेंगे। Similarly, different organs of a plant perform specific specialized functions,
और प्लांट के भी जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो प्लांट का जो रूट होता है किस चीज में मदद करता है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। क्या करता है, पानी को नीचे से चूसता है, जमीन से नीचे से पानी को कौन लेता है, रूट ही तो एब्जॉर्ब करता है ना। ठीक है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, किसको, क्योंकि पानी में ही तो मिनरल्स घुले रहते हैं, तो जब वाटर को सक आउट करेगा तो ऑटोमेटिकली है कि मिनरल भी ऊपर जाएगा उसके साथ। ठीक है, लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7, जैसा कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, जो लीव्स होते हैं, लीव्स क्या करते हैं बेटा, किस टाइप का फंक्शन को करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। लिप्स में ही तो फूड का सिंथेसिस होता है, इसीलिए तो फूड फैक्ट्री बोला जाता है किसको, लिप्स को, या किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, हाँ तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि लिव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7, जैसा कि आप लोग क्या किए थे क्लास 7 में, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट बोला जाता है। Each organ is further made up of smaller parts called tissues। ठीक है, अब देखो जितने भी ऑर्गन होते हैं ना वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बने होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, और टिश्यूज के बारे में तो बता दिए हैं हम पहले ही, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। देखो जो टिश्यू होता है क्या होता है, ये सिमिलर सेल्स से मिलकर बना होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है ना। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, चलो देखो आगे हम लोग इसमें चलते हैं और आगे अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पे एक पहेली जो है, पहेली नाम की लड़की की जो चर्चा हुई है पहले, तो ये पहेली क्या पूछना चाह रही है, पहेली रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि टिश्यू जो है सेल्स से मिलकर बनता है और टिश्यूज के आपस में मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के आपस में मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। और ये बात यहां तक समझ में, आगे देखो, द सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सेल होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट हेडिंग पे और यहां से सेल का हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे ना। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो एकदम लास्ट तक देखना है, अभी बने रहना है, एनर्जी कम नहीं करना है। अगर दिक्कत लग रहा हो थोड़ा हॉर्लिक्स वगैरह पी लो, ध्यान से देखो लेकिन इधर ना। चलो हम लोग आगे चलते हैं। 8.5 पार्ट्स ऑफ द सेल, क्या हम लोगों को पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ना है। सबसे पहला जो पार्ट है सेल का वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। चलो एक थोड़ा सा हम लोग एक सेल तुमको छोटा सा बना के मैं दिखा देता हूं, एक टाइनी सा छोटा सा सेल। सर सोचेंगे कि ये छोटा सा सेल क्यों है सर, छोटा सा सर सेल क्यों है, ताकि इससे मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ सके कि सेल में सर हो क्या रहा है ना। सबसे बाहर वाला जो पार्ट देख रहे हो प्लांट सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं, सेल वाल। और इसके भीतर ये वाला जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और इसमें जो जेली लाइक कंपाउंड पानी जैसा भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, साइटोप्लाज्म। और लास्ट में देखो एक गोला सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी इन्हीं सारी चीजों के बारे में अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो है, सबसे बाहर वाला जो इसका पार्ट है, सबसे बाहर वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है किसी भी सेल का बेसिक कंपोनेंट होता है। और क्या होता है बेसिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, न्यूक्लियस। किसी भी सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो 3 है। पहले का नाम है क्या, सेल मेम्ब्रेन। पहले का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरे का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। और तीसरे का नाम क्या है, न्यूक्लियस ना। दीज आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी सेल। ठीक है, आगे चलो। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो इस किसी भी सेल के भीतर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो किसके भीतर बंद रहता है,
सेल मेम्ब्रेन के भीतर। कभी एक डब्बा देखे हो जिसमें कोई बोतल ले लो, बोतल के भीतर पानी रहता है ना, तो जो बोतल का बाहर वाला जो दीवार है, बाहर वाला जो दीवार, तो उसको समझ लो कि उसी टाइप से सेल मेम्ब्रेन काम करता है। जैसे उधर पानी को थाम करके कोई बोतल का दीवार रखता है ना, सेल मेम्ब्रेन भी उसके भीतर क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है उसको क्या करके थाम के रखता है, उसको इधर उधर नहीं भागने देता है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो किसके भीतर इनक्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन के भीतर क्या होता है, इनक्लोज होता है। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और बात समझने वाली है, जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यहां से यहां तक देखेंगे आप लोग ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है ना। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, कोई भूलेगा नहीं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम। देखो कहना चाह रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या काम करता है, सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। जैसे दो सेल हैं हमारे पास, दो सेल हैं, तो इनको देखिए, ये जो वाल है मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, ये दो सेल को क्या करते हैं, आपस में अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये क्या करते हैं, जो वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उससे भी क्या करते हैं, इसको सेल को अलग करते हैं ना। यहां तक बात समझ में आ रही है, सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द। अब कहता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, वो पोरस होता है। कैसा होता है, पोरस होता है ना। उसमें छोटे छोटे टाइनी छिद्र बने हुए रहते हैं। क्या होते हैं, पोर बने हुए रहते हैं। पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो, जो बाहर का जो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है ना बेटा, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे गैप होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, भीतर जो साइटोप्लाज्म है ना उसको बाहर दूसरे सेल में आने जाने देते हैं। क्या करते हैं, आने जाने देते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये क्या करने देते हैं, सेल में भी उसको जाने देते हैं और सेल के बाहर भी आने देते हैं। तो इस तरह से यह कार्य जिसमें चलते रहता है। आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में। चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कहता है कि एक्टिविटी 8.3 हमारे पास दिया हुआ है। कहता है इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है, किसी भी सेल के बेसिक कंपोनेंट्स को समझने के लिए टेक एन ऑनियन बल्ब। हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एक प्याज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक प्याज लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक ऑनियन बल्ब है, ये एक प्याज है, ठीक है। और ये जो प्याज है हमारे पास, ऑनियन जो बल्ब दिया हुआ है मेरे पास, आप लोगों को फिगर दिख रहा है बच्चे, ये जो हमारे पास एक ऑनियन बल्ब है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग। सबसे पहले इसके ऊपर में जो पिंक कलर का ड्राई कवरिंग लगा हुआ है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यू कैन इजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लेशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स और इवन विथ योर हैंड्स। उसके बाद देखो प्याज को जब छिलोगे ना तो उसके भीतर व्हाइट कलर का जो छिलका होता है, जब ऐसे तोड़ोगे उसको, ठीक है, तो उसमें से एक व्हाइट कलर का सल्क निकलेगा, छोटा सा पतला परत निकलेगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, सीजर्स की सहायता से, कैंची की सहायता से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। या फिर उसको किसी चाकू की मदद से भी आप काट सकते हैं या हाथ से भी तोड़ सकते हैं। प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन अ ग्लास असाइड, ठीक है, ग्लास स्लाइड, ठीक है। हमारे पास देखिए क्या है, एक ग्लास स्लाइड है हमारे पास। क्या है, ग्लास स्लाइड बना हुआ है, ठीक है। इस स्लाइड के ऊपर जो छोटा सा हम ऑनियन पील लिए हैं ना, इसका जो छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, इस टुकड़े को तोड़ करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और उसके ऊपर से क्या करेंगे, एक बूंद पानी टपकाएंगे इसके ऊपर ना, और उसके ऊपर से क्या करेंगे, द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप्स, जो हम आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं, ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू, ठीक है, मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन ऑन द लेयर एंड प्लेस द कवर स्लिप। अब इसके पास क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू का एक तरह का डाई है ना,
क्या है, डाई है, केमिकल है, इसको एक बूंद उसके ऊपर क्या करेंगे, टपकाएंगे, ताकि उसका कलर क्या हो जाए, सराउंडिंग मीडियम से चेंज हो जाए। तो उसको फिर क्या करना होगा, स्टडी करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। इसको ना मेथिलीन ब्लू को टपकाते हैं सॉल्यूशन को टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप। और कवर स्लिप क्या होता है, एक छोटा सा शीशा का बना हुआ ऊपर से टुकड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से छोटा सा बना हुआ टुकड़ा को ऐसे उसके ऊपर से रख देते हैं कवर स्लिप को। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप, अब देखो जब जिसमें हम लोग उस कवर स्लिप को रखते हैं तो उसमें एक बात ध्यान देना है कि जब कवर स्लिप को आप रख रहे हैं तो वहां पे क्या ध्यान देना है आपको, इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। उस कवर स्लिप के अंदर कोई भी छोटा सा भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एयर बबल अगर रहेगा ना बेटा तो एयर बबल ही खुद अपने से सेल की तरह दिखने लगेगा, इसलिए वहां पे कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए ना। Observe the slide under the microscope, draw and level. You may compare it with figure 8.5. आप लोग देखिए अभी इसका क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं अपने से खुद से नोट कॉपी पे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, देखिए आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है 8.5, क्या दिया हुआ है फिगर 8.5। इस 8.5 से आप उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है ना, कहता है कि the boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall। जैसा कि पहले ही हम आप लोगों को बताए हैं कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल का जो बाउंड्री होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके ऊपर से एक और कवरिंग होता है। क्या होता है, एक और कवरिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं ना। The central dense round body in the center is called the nucleus। आ रही बात समझ में। और इसके भीतर में एक सेंटर में बीच में क्या होता है, डेंस राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डेंस राउंड बॉडी ना, इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो अभी हम लोग ओनियन पील का स्टडी किए ना, ओनियन पील के स्टडी में एक चीज आप लोग देखे होंगे, वो कौन सा चीज है ओनियन पील के स्टडी में, कि इसके बाहर साइड में, आउटर साइड में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके ऊपर से एक और कवरिंग होता है जिसका नाम रखा गया है सेल वॉल। और उसके बाद क्या होता है, उसके सेंटर में बीच में एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर होगा जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा है ना, एक बड़ा सा ये दिख रहा है एक बड़ा सा, और इसके बीच में एक डेंस राउंड स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है न्यूक्लियस। ठीक है, अब कहता है द जेली लाइक सब्सटेंस, आगे देखते हैं क्या कहता है, द जेली लाइक सब्सटेंस। हाँ देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देखो ये जो न्यूक्लियस है, जो सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, एक जैसे मान लो एक सेल है हमारे पास, इस सेल में एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये वाला जो मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में कुछ क्या होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस भरे होते हैं, चिपचिपे पदार्थ होते हैं ना, चिपचिपे पदार्थ होते हैं। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। ठीक है, अब ये जो बच्चा है छोटा सा दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये पूछ रहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि प्लांट को सेल वॉल की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर अब हम लोग लेंगे बच्चों। ठीक है, इस प्रश्न का अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर लेने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके। आप, मैं आशा करता हूं मेरे बच्चों को अच्छे से दिख रहा होगा। दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell। आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, पूरे प्लांट सेल को या एनिमल सेल को क्या करता है, शेप देता है। क्या देता है, गिव्स शेप ना, उसको एक आकार देता है। ठीक है, in addition to the cell membrane there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक इसके अलावा एक और क्या होता है, कवरिंग लेयर होता है प्लांट्स के सेल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट। अब देखो वो जो बच्ची अभी प्रश्न पूछी थी थोड़ी देर पहले कि किसी भी प्लांट में सेल वॉल की आवश्यकता क्यों है, उसका अब आंसर यहां पे मिल रहा है। क्या है आंसर, दिस एडिशनल लेयर
सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है प्लांट को? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। अब देखो क्या कहता है, प्लांट जो होता है ना, प्लांट के सेल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहना पड़ता है ना। आप लोग भी देखे होंगे, हमारे जैसे वो घर में तो प्लांट रहते नहीं हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहना पड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, वहाँ पे हाई विंड स्पीड भी होता है, और जो हवा का स्पीड गति भी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर भी उनको फेस करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस, और इन सारी चीज़ों में उनको रहना पड़ता है और सहना पड़ता है इन्हें, ठीक है, सहना पड़ता है वेरिएशंस, बिकॉज दे कैन नॉट मूव। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह चल फिर के नहीं जा सकते हैं। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पिल। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बात समझ में कि प्लांट सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक और एक्स्ट्रा लेयर होता है, कवरिंग होता है, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, उसकी आवश्यकता प्लांट सेल में क्यों होती है? प्रोटेक्शन के लिए होती है। क्योंकि प्लांट सेल को हाई टेम्परेचर में, हाई विंड स्पीड में, हाई मॉइस्चर में रहना पड़ता है। वो किसी प्रकार का मूवमेंट सो प्लांट नहीं करते हैं, इसलिए वहां पे सेल वॉल की आवश्यकता है, जो उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ फील ऑफ ट्रेडेस्केंसिया और रोइयो, ठीक है। देखिए 3 प्लांट का यहाँ पे नाम दिया गया है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके पील्स में, मतलब जब इसके लीफ को हम लोग तोड़ करके, काट करके उसको क्या करेंगे, इसका स्टडी माइक्रोस्कोप के अंडर कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ द ओनियन। जैसे आप लोग अभी ओनियन पील का स्लाइड बनाए ना, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसी तरह से इसका भी हम लोग स्लाइड बना के क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पहली आस्क्स बुझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। अब देखो पहली जो है वो बुझो से पूछ रही है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्लांट सेल का स्टडी किया, क्या हम लोग भैया एनिमल सेल का भी स्टडी कर सकते हैं? जैसा कि हम लोग स्कूल में अपने मित्रों से पूछते हैं, फ्रेंड्स कैन वी स्टडी एनिमल सेल्स टू। तो आगे देखो क्या आता है, इसका आंसर क्या निकल के आता है ना, तुम्हारे बुक में लिखा है। अब कहता है कि यस वी कैन स्टडी, हम लोग उसका स्टडी कर सकते हैं। अब इसका आंसर है 8.4 में कि कैसे स्टडी कर सकते हैं इसका, ठीक है। देखो कहता है टेक अ क्लीन टूथपिक। आप लोगों को एक क्या करना है, साफ सुथरा टूथपिक, जिससे हम लोग दांत की खुदाई करते हैं, मतलब खोदते हैं ना, उसको ले लेना है टूथपिक को, ठीक है। और मैच स्टिक विथ द टिप ब्रोकन, या फिर एक माचिस का तिल्ली ले लेना है, जिसका ऊपर वाला, जिस पे मसाला लगा होता है ना रेड कलर का, ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है उसको रिमूव कर लेना, हटा लेना है। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, और क्या करना है, उस टूथपिक को लेकर के अपने गाल को नीचे से खुरचना है, थोड़ा सा ना स्क्रैच करना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपके गाल को कोई नुकसान ना हो जाए। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, और उसके बाद ग्लास स्लाइड पे एक बूंद पानी लेकर के, और उस पे वो जो खुरचे हैं उसको आपको थोड़ा थोड़ा उस पे हिलाना है, तो वहां पे वो ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और उसके बाद क्या डालना है, वहां जहां पे रख करके उसको स्लाइड पर उसके ऊपर से एक बूंद आयोडीन डालना है। एंड प्लेस अ कवर स्लिप, और उसके बाद उसके ऊपर से कवर स्लिप लगा देना है ओवर इट। अल्टरनेटिवली, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका एक और है हमारे पास, एड 1/2 ड्रॉप्स ऑफ मैथिलीन ब्लू, ठीक है। मैथिलीन ब्लू नाम का भी एक डाई होता है, या तो आयोडीन से उसको रंग लेंगे, यानी तो फिर मैथिलीन ब्लू का यूज करेंगे सॉल्यूशन का, और उसका 1 या 2 ड्रॉप उस पे हम लोग डालेंगे। एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, और उसके बाद इसका कहां पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, माइक्रोस्कोप में इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, और जो स्क्रैप किया हुआ जो मटेरियल है ना बेटा, उसमें देखोगे कि बहुत सारे सेल्स हैं। कितना? बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिसका आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एनिमल सेल का, चूंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी तो एक प्रकार के एनिमल हैं, और वो हमारे गाल से ही लिया गया सेल है, इसलिए वो कैसा है, एनिमल सेल है। तो इसको भी हम लोग स्टडी कर लिए। यू मीन नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल, यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। देखो चलो, तो यहां तक हम लोग समझ गए
कि इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। लेकिन एक बात यहां पे बहुत महत्वपूर्ण है और उसको समझने की आवश्यकता है। क्या समझने की आवश्यकता है? कि जो हमारे गाल से जो सेल निकला है ना, उसमें एक चीज एब्सेंट होगा, ध्यान रखना, एक चीज एब्सेंट होगा। वो क्या एब्सेंट होगा? सेल वॉल एब्सेंट होगा बेटा। क्या एब्सेंट होगा? सेल वॉल एब्सेंट होगा इसमें, क्योंकि ये एनिमल सेल है। और यही मुख्य अंतर है किसमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल में ना। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप आगे स्टडी करेंगे तो इसके बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा उस फोटोग्राफ्स को समझ लेते हैं। जो अभी आप लोग अपने चिक सेल का स्टडी किए ना, उसका शेप देखो कुछ इसी तरह का होता है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे आउटर साइड में इसमें है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद इसके बीच में क्या है? इसके बीच में है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और इसके बीच में जो गोला सा डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर है? अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, आगे समझने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? वी शैल स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो अब साइटोप्लाज्म क्या है। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है? दिस इज जेली लाइक सब्सटेंस। सबसे पहले समझना है, चिपचिपा जेली के जैसा सब्सटेंस होता है। किसके किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला ये सब्सटेंस है। और इसका नाम उन्होंने क्या रखा? इसका नाम रखा उन्होंने साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। देखो, और बाकी जितने भी दूसरे क्या है? कंपोनेंट्स हैं सेल के, या फिर क्या है? कंपोनेंट्स हैं, या वेरियस अदर पार्ट्स जो हैं, ऑर्गेनेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इसी में तैरते रहते हैं ना साइटोप्लाज्म में। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स का कुछ नाम जानते हो? चलो मैं बता देता हूं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अरे बात समझ में? उसी तरह से क्या हो गया? प्लास्टिड हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब किस में तैरते रहते हैं? साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं ना। दीज आर द, अब देखो यहां पे तुम्हारे बुक में नाम दिया है, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है ना, पहला। दूसरा गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। अब क्या क्लास 9th में आप लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। अरे बात समझ में? चलो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ना। हम लोगों के पास है न्यूक्लियस। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एनर्जी बनाए रखना है, एनर्जी बनाए रखो, अभी सोना नहीं है ना। चलो एनर्जी बनाए रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। देखो जो लिविंग सेल होता है उसका ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। कौन? सेल होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज जनरली क्या होता है? इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली कैसा होता है भाई? जनरली स्फेरिकल होता है ना, राउंड स्फेरिकल होता है। और ये कहां पे होता है? जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। किसी भी सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, बीच में होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको स्टैंड करके, इसको रंग करके आराम से देखा जा सकता है ना। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा न्यूक्लियस का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा देता हूं कि ये होता कैसा है, तब आप लोगों को समझने में थोड़ा क्या होगा? सहूलियत हो जाएगा ना। मैं इधर एक थोड़ा छोटा सा फोटो छाप देता हूं इसका। देखो ये है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। देखो न्यूक्लियस के बाहर से एक वॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सबसे बाहर का इसका स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर से जो इसको सराउंड करके रखता है मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके भीतर क्या होता है? एक डेंस एरिया होता है। न्यूक्लियस के भीतर भी एक डेंस एरिया होता है, देखना ध्यान से। ठीक है, न्यूक्लियस के भीतर भी एक डेंस एरिया होता है ना, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और इसके भीतर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं ना बेटा, समझ में आ रहा है? आप लोगों को तो सब समझ में आ रहा होगा। अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट। देखो इसमें कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ना, इस तरह से धागे की समान संरचना होती है इसमें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जो धागे के समान संरचना होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं ना। चलो अब इसके बारे में क्या तुम्हारे बुक में बताया गया है थोड़ा देख लेते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड एंड न्यूक्लियस। कहता है कि जो ये न्यूक्लियस होता है, इसका जो वाल होता है ना, ये पोरस होता है, मतलब उसमें भी छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ठीक है, जिससे जो न्यूक्लियस के भीतर का मटेरियल है वो बाहर के एनवायरमेंट में आ जा सकता है। बात यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, उसके भीतर न्यूक्लियस के भीतर जो मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, उसको किस में, साइटोप्लाज्म में आने जाने देता है ना वो, ठीक है। विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, देखो बहुत ज्यादा क्षमता वाली, मतलब जो मैग्नीफाई बड़ा करके किसी चीज को दिखाने की क्षमता वाली जो माइक्रोस्कोप है, उसकी सहायता से वी कैन सी द स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के भीतर एक छोटा सा हम लोग स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी को देख सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को फिगर में दिखाया था, देखिए यहां पे फिगर दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से, थोड़ा सा मिट गया है। यहाँ देखिए एक डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हायर मैग्निफिकेशन पावर वाले जब हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोलस बोलते हैं ना। इन एडिशन न्यूक्लियस कॉन्टेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या होता है, धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब देखो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है किसमें, न्यूक्लियस के भीतर, न्यूक्लियस के भीतर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम का क्या कार्य होता है, विच टाइप ऑफ वर्क इट परफॉर्म्स, ठीक है। तो ये क्या काम करता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग तक एक कैरी करके ले जाता है, अपने साथ लेकर के चला जाता है, ठीक है। किस समय, जिस समय रिप्रोडक्शन होता है, जिस समय रिप्रोडक्शन होता है ना। अब यहां पे देखो एक वर्ड आया है कि दीज कैरी जीन्स, किसका बात चल रहा है, जीन्स का, ठीक है। एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, और किस में मदद करता है, इनहेरिटेंस में मदद करता है ना। आ रही बात समझ में? तो हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखो एक महत्वपूर्ण बात है जिसको तुमको समझ लेना है, यहाँ पे बुक में जैसा दिया गया है, ठीक है, कि जो क्रोमोसोम है उसके बारे में हम लोग स्टडी किस समय कर सकते हैं, जिस समय सेल डिवीजन होते रहता है ना, उस समय हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं जीन क्या होता है। ये जो वर्ड है, एक नया वर्ड आया है जीन, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन क्या होता है, इनहेरिटेंस का एक यूनिट है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनहेरिटेंस होता है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ना। आ रही बात समझ में? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर के ट्रांसफर करने का प्रोसेस है वो इनहेरिटेंस है, और उसमें क्या करता है, जीन जो है उसका एक यूनिट होता है ना इनहेरिटेंस का। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है ना, जैसे मान लो मैं हूं और मेरा आंख कैसा है, नीले रंग का है, तो मेरा जो बच्चा होगा हो सकता है उसका भी आंख नीले रंग का हो, और ये जो नीला रंग मेरे आंख का है, मेरे बच्चे तक जो इंफॉर्मेशन जाएगा किसके माध्यम से जाएगा, उसको कैरी करेगा यही जीन। आ रही है बात समझ में? यही जीन उस कैरेक्टर को कैरी करके मेरे से मेरे बच्चे तक ले जाएगा, और इसी को तो इनहेरिटेंस प्रोसेस बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या है, जीन है ना। दिस मीन्स दैट your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, देखो मैंने नीला
आंख बताया था, और आपके बुक में क्या बताया गया है, ब्राउन आइज का बात चल रहा है, मतलब भूरा आंख, ठीक है। यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, तो हो सकता है आपका भी आंख, यदि आपके पेरेंट्स का आंख भूरे कलर का हो तो हो सकता है आपका भी आंख कैसा हो, भूरे रंग का हो। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, यदि आपके मां का बाल कैसा हो, घुंघराला होगा, कर्ली हेयर्स होगा, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर्स, तो हो सकता है आपकी भी जो बाल हो वो कैसा हो, घुंघराला हो ना, कर्ली हो। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यद्यपि क्या होता है, हम लोग क्या हैं, हमारे अंदर कैरेक्टर्स दो डिफरेंट पेरेंट्स से आता है, ठीक है, एक है माँ और एक है पिताजी, ठीक है। तो माँ और पिताजी के कैरेक्टर क्या होते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, आपस में मिक्सअप हो जाता है, उनका मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते हम लोगों का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। हाँ तो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने का कोशिश करते हैं आगे क्या दिया गया है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, देखो न्यूक्लियस का जो रोल होता है किसमें होता है, इनहेरिटेंस में होता है, और इसके अलावा और क्या करता है, ये एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो सेल जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज, उनके कंट्रोल सेंटर का भी काम करता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है ना, कंट्रोल में रखता है, उसको सारा मैसेज इंफॉर्मेशन कौन देते रहता है, सेल देता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। देखो किसी भी सेल का जो लिविंग सेल है, ठीक है, उसका जो इंटायर कंटेंट है, उसके भीतर के जितने भी कंटेंट है उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। और इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल है, प्रोटोप्लाज्म में शामिल है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अरे ये बात समझ में, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ना। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो तुम बताओगे कि प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल विच इंक्लूड, क्या है इसमें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्लियर है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। फिर से देखो आपकी जो पहेली है, ये पहेली क्या पूछ रही है बुझो से, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कहता है कि पहली wants to know if the structure of the nucleus is the same in cells of plants, animals and bacteria। प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को। पहली पूछना चाह रही है कि क्या प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया का सेल एक ही जैसा होता है, एक ही टाइप का होता है, या उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है भाई, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, क्या डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है कि द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कहता है कि जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है, देखो थोड़ा सा इसको समझेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखो बेटा क्या होता है, मान लो ये बैक्टीरिया का एक सेल है, लेकिन इसके भीतर क्या होगा, थोड़ा सा इसको और इधर लाते हैं ताकि आप लोगों को सेंटर में, ताकि आप लोगों को दिख सके ना, सबको दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का सेल है मान लीजिए। तो इसके भीतर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है ना। इसके भीतर जो सेल कंटेंट होते हैं वो बिखरे रहते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं ना। यही बात वह कहने का कोशिश कर रहा है। अरे ये बात समझ में, अरे ये बात समझ में। चलो देखो यहां पे आ गया, क्या कहता है कि देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसमें, बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नहीं होता है ना। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और वैसे सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है या एब्सेंट रहता है, वैसे सेल को हम लोग कौन सेल बोलते हैं, चलो बताओ तुम लोग, उस प्रकार के सेल को कौन सा सेल बोलते हैं, बताओ, आंसर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या बोलते हैं वैसे सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विद दिस काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं ना बेटा, उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मीन्स क्या होता है, प्रीमिटिव, प्रो मीन्स प्रीमिटिव मतलब पहले वाला, प्रीमिटिव ना,
प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस ना, मतलब जो थोड़ा सा कम विकसित है, जो क्या है, कम विकसित है। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरियल एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन, बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी का बात चल रहा है, इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। किसके एग्जाम्पल में, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में ना। द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब देखो एक टाइप तो मैंने पढ़ लिया, पहला टाइप, पहले टाइप का क्या नाम है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब दूसरे टाइप का भी सेल होता है, उस दूसरे टाइप के सेल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में दो प्रकार के सेल हम लोगों को पढ़ना है। पहले को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें एब्सेंट होता है। अरे बात समझ में। अब दूसरे टाइप का जो सेल है वो क्या है, द सेल लाइक ओनियन सेल्स एंड चिक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल ना। अब दूसरे प्रकार का सेल भी है हमारे पास, ठीक है, जिसका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितने प्रकार के सेल हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। All organisms other than bacteria and blue green algae are called eukaryotes। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियल सेल को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल्स हैं ना वो सब कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। देखो यू का अर्थ होता है ट्रू, यू का अर्थ क्या होता है, ट्रू, एंड कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। और जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। कहता है कि वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल्स, जब आप लोग ऑनियन सेल का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे अंडर द माइक्रोस्कोप, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। देखो क्या है कि तो बेटा जब हम लोग ऑनियन सेल का भी स्टडी कर रहे थे ना, उस समय मैं आप लोगों को बताया था ना, उसमें क्या था, जिस समय ऑनियन सेल का हम लोग स्टडी कर रहे थे तो इस तरह का सेल हमको दिखा था, लंबा लंबा सा। इसके बीच में तुम देखे थे कि खाली जगह था, बीच में क्या था, खाली जगह था। इस खाली जगह को, जो खाली ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड वैक्यूल। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ओनियन सेल। देखो ये जो वैक्यूल है ये क्या हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, सिंगल हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। और आगे देखो क्या लिखता है, चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। जो हम लोग गाल के सेल का स्टडी किए थे उसमें वैक्यूल का साइज कैसा है, छोटा। तो यहां से दो बातें निकल के आती है। देखो क्या है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उनमें वैक्यूल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, थोड़े बड़े आकार के होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं ना उनमें वैक्यूल कैसे होते हैं, छोटे छोटे, टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना। आ रही बात समझ में। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, ठीक है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, जो मैं आप लोगों को समझा दिया हूं। अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। आगे कहा जा रहा है कि यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल colored bodies in the cytoplasm of the cell of ट्रेडेस्केंसिया लीफ। देखो जिसमें ट्रेडेस्केंसिया के लीफ का आप स्टडी कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत छोटे छोटे आप लोग कलरफुल बॉडीज देखे होंगे, देखे हैं ना। तो दे आर स्केटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, वो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। तो ये जो कलर बॉडीज जो ट्रेडेस्केंसिया लीफ के साइटोप्लाज्म में जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं इनको, प्लास्टिड्स बोलते हैं। देखो देखो आगे क्या है, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये जो प्लास्टिड हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के हो सकते हैं, ठीक है, पिंक कलर के, एल्विस पिंक तुम कह सकते हो, ठीक है। सम ऑफ देम कॉन्टेन ग्रीन पिगमेंट
कॉल्ड क्लोरोफिल। और इसमें क्या होता है, कुछ जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर, अब देखो यहां पे क्या कहता है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर हाँ, तो आगे देखो, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, देखो जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं बेटा। ठीक है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर्स टू द लीव्स, और ये किसी भी पत्ते को हरा रंग प्रदान करते हैं। हरा ना, पत्ता हरा क्यों दिखता है, ये क्लोरोप्लास्ट के मौजूदगी के कारण। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल्स। क्लियर है, यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट्स ऑफ लीव्स इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और आप लोगों को पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट्स में क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ना, वो किस चीज में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इसेंशियल है। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या बताता है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है, इसके संबंध में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। कहता है इफ यू रिकॉल एक्टिविटीज 8.3, यदि आप एक्टिविटी 8.3 को याद कर पा रहे हैं या नहीं याद कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बैक में जाइए, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, 8.3 एंड 8.4, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऐसे तो मैं बताते आया हूं क्या क्या अंतर है, फिर भी आप अंतर को समझ लीजिए। टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7a एंड बी। आप लोग एक बार फिगर को देखिए, नीचे मैं अभी फिगर दिखाता हूं। लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, जो इनके बीच में जो सिमिलरिटीज है और जो इनके बीच में अंतर करता है, उन सारे फीचर्स को अब हम लोग लिस्ट में अभी नीचे देखेंगे। अभी नीचे में लिस्ट दिया हुआ है, मैं दिखाता हूं अभी। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशन्ड, यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास ही क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसमें और भी कुछ कुछ चीजें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास प्लांट और एनिमल का दो सेल दिया गया है, बड़ा बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में प्लांट और एनिमल सेल ड्रॉ करने के लिए पूछ देता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल को एक एक बार आप लोग, या 5-5 बार, या 4-4 बार, या 2-2 बार, जितना बार मन करे, ठीक है, इसको आप लोग बना लेंगे और इसके लेवलिंग को जरूर याद रखेंगे ना, अच्छे से याद रखेंगे। चलो थोड़ा सा देखते हैं कि अब इनके बीच में क्या अंतर है। तैयार हैं आप लोग? चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब सीरियल नंबर 1 पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है, सारे बच्चों को दिख रहा है, मेरे प्यारे बच्चों को? चलिए देखिए, यहां पे कहता है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। किसकी बात चल रही है? सेल मेम्ब्रेन की। तो हम आपको बताए थे कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों के सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, सेल वॉल, इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हैं ना पहले। ये कैसा होगा बताओ बताओ? चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ सके। अब दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को अच्छे से? सेल वॉल क्या होता है बताओ? सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगा और किस में एब्सेंट होगा? सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा ना, सेल वॉल। तीसरा है न्यूक्लियस। तीसरा हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। अब आगे आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। अब देखो एक बहुत बड़ा चीज है, दैट इज प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहेगा, प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट रहेगा। अब हमारे पास लास्ट में वैक्यूल। वैक्यूल कैसा होता है? प्लांट सेल में कैसा होगा? लार्ज होगा ना, अरे बात समझ में। और एनिमल सेल में कैसा होगा? स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल होगा ना, अरे बात समझ में। तो इस तरह से बेटा हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह से पढ़ चुके हैं।
मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए हम अलग से एक वीडियो बना करके दे देंगे, आप लोग उसको देख लेंगे। इसमें जो बात आप लोगों को ना समझ में आया हो या जिस चीज़ को आप ना समझ पाए हो उसको आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको आगे बता दूंगा। और आप लोग जरूर लाइक और शेयर करेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। इस तरह के और भी चैप्टर्स का मैं वीडियो बना करके आगे डालते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।